हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक पांडे। और बेटा पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन इन मेडिसिन। उसमें हम लोगों ने बात कर ली थी जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में और जीन थेरेपी के बारे में। अब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशन थे मेडिसिन में, उसी में बात करेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस मतलब ऐसे कुछ टेस्ट है जिसमें हम लोग पता लगाते हैं डिजीज के बारे में। ठीक है बेटा, तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस से हम लोग क्या करते हैं, डिजीज का पता लगाते हैं। जो हमारे पुराने तरीके थे, कन्वेंशनल मेथड्स, ठीक है, डिजीज को पता लगाने के लिए, डायग्नोसिस करने के, डिजीज को डायग्नोस करने के, पता लगाने के जो हमारे पुराने तरीके थे, उसमें हम लोग ब्लड टेस्ट करते थे, यूरिन टेस्ट करते थे, सीरम यूरिन एनालिसिस करते थे। ठीक है बेटा, उससे क्या होता था कि हमारे डिजीज का तो पता लग जाता था, लेकिन तब पता लगता था जब हमें डिजीज हो जाती थी। तो डॉक्टर हमें दवा देता था, हम ठीक हो जाते थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो कुछ डिजीज ऐसी होती है जिनका अर्लियर डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है, उनका पहले पता लग जाना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर, अगर कैंसर शुरू में पता लग गया तो उसको हम लोग आसानी से ठीक कर सकते हैं। अगर बाद में पता लगा तो बहुत ही प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक, तो कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जिनका पता पहले लग जाना चाहिए। ठीक, तो ये जो हमारे पुराने तरीके हैं, कन्वेंशनल मेथड्स हैं डायग्नोसिस के, जिसमें हम लोग सीरम टेस्ट करते हैं, यूरिन एनालिसिस करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, इनसे क्या होता है, डिजीज होने के बाद में हमें पता लगता है, डॉक्टर दवा देता है, हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन क्या प्रॉब्लम है, कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जिनका अर्ली डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है, पहले पता लगना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, बाद में केस खराब हो सकता है। तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए, पहले पता करने के लिए हम लोग कुछ नई टेक्निक्स का यूज करते हैं। सम ऑफ द टेक्निक्स दैट सर्व पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। ठीक है बेटा, तो पहले पता लगाने के लिए, डिजीज का पहले पता लगाने के लिए, अर्ली स्टेज में पता लगाने के लिए, जिससे उसे हम लोग पहले ही सही कर दें, ठीक, आगे क्रिटिकल कंडीशन ना आए, इसलिए बहुत जरूरी है कि डिजीज का पहले पता लगा लिया जाए। ठीक है, तो बेटा इसमें कुछ टेक्निक्स हैं जिसका हम लोग डायग्नोसिस करने में यूज करते हैं, जैसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। ठीक है बेटा, इसके बारे में मैंने आप लोग को पढ़ाया है। ठीक, पीसीआर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जीन है, डीएनए है, उसका नंबर क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और दूसरा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं हम लोग प्रोब का। तो जो हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं प्रोब का, उसी की यूज से हम लोग कुछ डिजीज का भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है बेटा, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं एलिसा। ठीक, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये भी एक तरीके का टेस्ट है जिससे हम लोग डिजीज का पता लगाते हैं, जैसे एचआईवी। ठीक है बेटा, तो इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर की। किसकी बात करेंगे, पीसीआर। इसके बारे में मैंने आप लोग को पहले भी पढ़ा दिया है। तो पीसीआर से हम लोग क्या करते हैं, डीएनए का अमाउंट बढ़ा देते हैं, कई गुना इंक्रीज कर देते हैं, डीएनए के अमाउंट को बढ़ा देते हैं। वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया वायरस कैन बी डिटेक्टेड बाय एम्प्लीफिकेशन। इसमें क्या करते हैं हम लोग, अगर बैक्टीरिया और वायरस का अमाउंट सिम्टम के पहले ही पता लगा लेते हैं, बहुत कम जब होता है तभी। ठीक है, नॉर्मल डिजीज में क्या होता है, हमें सिम्टम आते हैं तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर ठीक होते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन पीसीआर ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग सिम्टम आने के पहले, जब हमारे अंदर बैक्टीरिया और वायरस का बहुत ही लो कंसंट्रेशन रहता है, तब डिटेक्शन कर लेते हैं। ठीक है बेटा, वेरी लो कंसंट्रेशन, इसमें ध्यान रखना, बहुत ही लो कंसंट्रेशन बैक्टीरिया वायरस की होगी, कैन बी डिटेक्टेड बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लिक एसिड का एम्प्लीफिकेशन कर देंगे, जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल होगा वायरस बैक्टीरिया के अंदर, उसका एम्प्लीफिकेशन करेंगे, उसके अमाउंट को कई गुना बढ़ा देंगे। व्हेन सिम्टम आर नॉट विजिबल, कब ऐसा करते हैं, जब सिम्टम विजिबल नहीं होते हैं। तो सिम्टम आने के पहले भी हम लोग डिजीज का पता लगा लेते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से। ओके, अब कैसे करते हैं इसको जरा देखते हैं। तो बेटा ध्यान दो जरा, पीसीआर में आप लोग को मैंने बताया डीएनए का अमाउंट इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर सेल का अपना डीएनए डाल देते हैं। अब हो सकता है सेल के अंदर बैक्टीरिया वायरस जो भी हो उसका डीएनए भी आ जाएगा। ठीक है, तो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग, मान लो वायरस है, कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल है, उसका जेनेटिक मटेरियल डालेंगे तो हमारा ह्यूमन का भी डीएनए आ जाएगा और वायरस का भी डीएनए आ जाएगा। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग वायरस स्पेसिफिक क्या मिला देते हैं, प्राइमर्स। क्या मिला देते हैं, वायरस स्पेसिफिक प्राइमर मिला देते हैं। ओके, अब हम लोग वही अपनी
जो पीसीआर की तीनों स्टेप होती हैं अब उसको फॉलो करेंगे। ठीक है बेटा, इसमें हमारा वायरस का भी डीएनए है और ह्यूमन का भी डीएनए है। तो जरा ध्यान करो, पीसीआर के अंदर मैंने आप लोग को 3 स्टेप बताई थी। सबसे पहले हम लोग करते हैं डीनेचुरेशन, देन एनेलिंग, उसके बाद एक्सटेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो वही सारी स्टेप्स यहाँ पे भी फॉलो होंगी। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर डीनेचुरेशन किया जाएगा, जो भी न्यूक्लिक एसिड है उसका डीनेचुरेशन करेंगे हम लोग। पीसीआर की फर्स्ट स्टेप डीनेचुरेशन के बाद में क्या होगा, जो हमारा डीएनए है स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अब उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, वायरस स्पेसिफिक प्राइमर्स को ऐड करेंगे। ठीक है बेटा, अब प्राइमर को जैसे ही ऐड करेंगे इसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है, वायरस स्पेसिफिक प्राइमर, जो वायरस हमें इन्फेक्ट किया है उसका प्राइमर डालते हैं हम लोग। ठीक है, अब प्राइमर क्या होगा, अब स्ट्रैंड पे जाके ये प्राइमर बाइंड हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये प्राइमर जाके स्ट्रैंड पे बाइंड हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं एनिलिंग। क्या बोलते हैं, एनिलिंग। दूसरी स्टेप थी एनिलिंग। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा बेटा, एक्सटेंशन होगा। ये पूरा कंप्लीट स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है बेटा, तो इससे क्या हुआ, हम लोगों ने जो वायरस का जो जीन था, ठीक है, उसके अमाउंट को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, कई गुना। यही करते हैं पीसीआर में हम लोग। अब इससे क्या होगा, जैसे ही कम अमाउंट था अब उसको हम लोगों ने पीसीआर की सहायता से बढ़ा दिया। अब उसको हम लोग डिटेक्ट कर लेंगे, पता लगा लेंगे और इससे डिजीज का पता लग जाएगा। ठीक है, अगर डीएनए का अमाउंट एम्पलीफाई हुआ है, ठीक है बेटा, अगर डीएनए एम्पलीफाई हो रहा है यानी कि डिजीज है। ठीक है बेटा, और अगर डीएनए का अमाउंट एम्पलीफाई नहीं होगा यानी कि वायरस का इसमें कोई भी जीन नहीं था, इसलिए प्राइमर उस पर अटैच नहीं हुआ, इसलिए पीसीआर नहीं हो पाया, इसका एम्पलीफिकेशन नहीं हो पाया। तो अगर डिजीज है तो डीएनए एम्पलीफाई होगा। ठीक है, और डीएनए अगर एम्पलीफाई नहीं होगा तो डिजीज नहीं है। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना, इसमें ह्यूमन का डीएनए एम्पलीफाई नहीं होता है क्योंकि हम लोगों ने जो प्राइमर डाला है वो वायरस स्पेसिफिक है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डीएनए के अमाउंट को बढ़ा के पीसीआर की सहायता से कोई भी अगर कम अमाउंट में भी हमारा बैक्टीरिया वायरस है तो उसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, कई गुना उसका डीएनए का अमाउंट बढ़ जाएगा, एम्पलीफाई कर सकते हैं हम लोग पीसीआर की सहायता से। उसके बाद में हमें पता लग जाएगा, जिससे हम लोग डिजीज को पहले ही क्योर कर सकते हैं। ओके, वही बोल रहा है, वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया वायरस कैन बी डिटेक्टेड बाय एम्पलीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड व्हेन सिम्टम आर नॉट विजिबल। जब सिम्टम विजिबल नहीं होते हैं तब पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब पीसीआर इज नाउ रूटीनली यूज फॉर डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। पीसीआर का हम लोग रूटीन यूज करते हैं टू डिटेक्ट एचआईवी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट के अंदर हम लोग एचआईवी का वायरस पता लगाने में भी किसका यूज करते हैं, पीसीआर का। ठीक है बेटा, इट इज यूज टू डिटेक्ट द म्यूटेशन इन जीन्स इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट 2, और इसके अंदर हम लोग डिटेक्ट करते हैं म्यूटेशन इन जीन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट। ठीक है, कैंसर पेशेंट के अंदर हम लोग म्यूटेशन जीन का भी पता लगाने में क्या करते हैं, इस पीसीआर टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, कैंसर का भी पता लगाने में यूज कर रहे हैं। इट इज पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मेनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर। तो पीसीआर क्या है, हमारी एक पावरफुल ऐसी टेक्निक है जिससे हम कई सारे जेनेटिक डिसऑर्डर का भी पता लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बात हो गई पीसीआर के बारे में। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना, वेरी लो कंसंट्रेशन में भी बैक्टीरिया और वायरस जब बॉडी में रहेंगे उसका पता लगा सकता है। रूटीन यूज टू डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड पेशेंट। ठीक है बेटा, और इसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं म्यूटेशंस इन जीन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट। ठीक है, कैंसर पेशेंट के अंदर म्यूटेशन जो जीन में हुआ रहता है उसको भी पता लगाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग बात करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो प्रोब यूज करते हैं उससे कैसे हम लोग डिजीज का पता लगाते हैं। ओके, चलो बेटा, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में अब हम लोग आगे की बात करते हैं, जिसमें अब हम लोग बात करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कैसे यूज करते हैं प्रोब का हम लोग डिजीज को डायग्नोस करने में, डिजीज को पता लगाने में हम लोग प्रोब का कैसे यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि प्रोब होता क्या है। ठीक है, तो प्रोब क्या है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है टैग्ड विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, इसके अंदर रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है और ये रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल होता है। ठीक है बेटा,
तो रेडियो एक्टिव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम लोग प्रोब बोलते हैं। इनका यूज कैसे करते हैं हम लोग डिजीज को या किसी डिसऑर्डर को पता लगाने में, और देखते हैं, ठीक है। तो प्रोब हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर आरएनए हो सकता है, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर। प्रोब इज कॉम्प्लीमेंट्री टू नॉर्मल जीन। अब ये हम लोग सिंथेटिकली लैब में बनाते हैं, ये नॉर्मल जीन के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है बेटा। तो प्रोब किसी भी जीन का बनाया जा सकता है और ये नॉर्मल जीन के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। इट बाइंड टू नॉर्मल जीन एंड डिटेक्ट बाई ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है बेटा। अब ये नॉर्मल जीन से बाइंड हो जाता है और ऑटो रेडियोग्राफी से हम लोग इसका पता लगा सकते हैं। कैसे समझ लेते हैं, मान लो ये कोई नॉर्मल इंसुलिन का जीन है, ठीक है, तो हम लोग इसका प्रोब लेके आएंगे, ठीक है। मान लो ये उसका प्रोब है, ये हमारा जीन है, ठीक है। अब क्या होगा, इस जीन को पहले हम लोग डीनेचर करेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड बनाएंगे, फिर प्रोब को ले आके यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है बेटा। फिर प्रोब यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ठीक। अब प्रोब हमारा जुड़ गया, ठीक है। अब हम इसकी करेंगे ऑटो रेडियोग्राफी। एक्सरे की प्लेट पे हम लोग जैसे इस रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को लेके जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे व्हाइट स्पॉट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, व्हाइट स्पॉट। इसमें से रेडिएशंस निकलती है, तो उसके वजह से क्या होगा, एक्सरे के फिल्म पे जैसे ही ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे व्हाइट स्पॉट बन जाएगा। तो व्हाइट स्पॉट से ये पता लगता है कि ये हमारी नॉर्मल जीन है। क्या है, नॉर्मल जीन है। अगर क्या होता, इस मान लो हमारे जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाता, क्या हो जाता, जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाता, नॉर्मल जीन के अंदर म्यूटेशन अगर हो जाता, तो अगर हम फिर उसको प्रोब के साथ जोड़ते तो हमारा प्रोब नहीं जुड़ता, क्योंकि जीन की सीक्वेंस क्या हो गई है, बदल गई है। अब अगर हम लोग म्यूटेटेड जीन को इस पे ले जाके रखते हैं, ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं एक्सरे प्लेट के ऊपर, तो वहां पे व्हाइट स्पॉट नहीं बनता, ठीक है बेटा। तो उससे हम लोग पता लगा लेते क्या, कि जीन के अंदर क्या हो गया है, म्यूटेशन हो गया है। क्या हो गया है, जीन के अंदर म्यूटेशन हो गया है, ठीक है बेटा। तो प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंटेरिटी विथ म्यूटेटेड जीन। म्यूटेटेड जीन के साथ में कोई कॉम्प्लीमेंटेरिटी नहीं होती है प्रोब की। तो इस तरीके से हम लोग पता लगा लेते हैं कि जीन के अंदर क्या हो गया है, म्यूटेशन हो गया है, प्रोब की सहायता से। तो अगर हम लोग प्रोब को देखें अगर किसी फोटोग्राफिक फिल्म पे म्यूटेटेड जीन के लिए, तो वहां पे कोई भी आपको बैंड या स्पॉट नहीं दिखाई देगा। ध्यान रखना बेटा, फोटोग्राफिक फिल्म पे म्यूटेटेड जीन का अगर बैंड देखना चाहेंगे तो नहीं दिखाई देगा। द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंटेरिटी विथ म्यूटेटेड जीन, हेंस इट विल नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म। म्यूटेटेड जीन के साथ में प्रोब की कोई कॉम्प्लीमेंटेरिटी नहीं होती है, इसलिए क्या होगा, फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर नहीं दिखाई देगा, कोई भी बैंड वहां पे नहीं बनेगा। इससे पता लग जाएगा जीन के अंदर क्या हो चुका है, म्यूटेशन हो गया है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे की। किसकी बात करेंगे, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसको आप लोग शॉर्टकट में बोलते हो एलिसा। क्या बोलते हो, एलिसा टेस्ट, ठीक है बेटा। तो प्रोब भी इंपॉर्टेंट है हमारा और एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे एलिसा भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, इसमें क्या होता है बेटा, एलिसा बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे बेस्ड होता है। इन्फेक्शन बाई पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाई प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। तो अगर इन्फेक्शन है तो हम लोग एलिसा टेस्ट से पता लगा लेंगे एंटीजन का, ठीक है। एंटीजन में क्या हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। किसी डिजीज का कोई एंटीजन आता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर बॉडी में जाता है तो उसके एंटीजन का हम लोग एलिसा टेस्ट से पता लगा लेते हैं। अब ये एंटीजन प्रोटीन का भी हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकता है, ठीक है बेटा। तो इसकी मैकेनिज्म आप लोग के एनसीईआरटी में दी नहीं है, तो कहीं पूछेगा नहीं, बस ये ध्यान रखना एलिसा टेस्ट किस पे बेस्ड है, तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे बेस्ड है, ठीक। अब इसमें क्या होता है, जो एंटीजन हो सकते हैं वो प्रोटीन भी हो सकते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकते हैं। और इसको हम लोग मेन डायग्नोस्टिक टेस्ट किसके लिए है, एड्स के लिए। किसके लिए है, एड्स के लिए, ठीक है बेटा। तो इसका आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर अब हम लोग आगे की बात करेंगे। चलो बेटा आगे की बात करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे हम लोग, अब उसमें हम लोग बात करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स की। बायोटेक्नोलॉजी से हम लोगों ने बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी से कैसे हम लोगों ने ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो बेनिफिट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसके पहले हम लोग बात कर लेंगे कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते क्या हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स ऐसे एनिमल होते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल कोई एनिमल है, उसके अंदर आप लोगों ने कोई फॉरेन जीन इंसर्ट कर दिया, कोई फॉरेन जीन इंसर्ट कर दिया, ठीक है बेटा। इसके अंदर आपने कोई फॉरेन जीन इंसर्ट कर दिया
तो अब ये फॉरेन जीन इसके अंदर जाके अगर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है बेटा, फॉरेन जीन अगर इसके अंदर जाके अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो ये हमारा ट्रांसजेनिक एनिमल बोला जाएगा, ठीक है। अगर हमने किसी एनिमल के अंदर फॉरेन जीन को इंसर्ट कर दिया, अब वो फॉरेन जीन जाके अगर इसके अंदर एक्सप्रेस हो रहा है तो ये जो हमारा एनिमल है ये हमारा ट्रांसजेनिक एनिमल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रांसजेनिक एनिमल। एनिमल डेट हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड, उसके डीएनए में हम लोगों ने कुछ मैनिपुलेशन कर दिया, चेंज कर दिया, टू पोजेस एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है बेटा, हम लोगों ने इसके डीएनए के अंदर कुछ चेंज किया, इसके अंदर फॉरेन जीन को इंसर्ट कर दिया, वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगी तो ये एनिमल हमारा क्या कहलाएगा? ट्रांसजेनिक एनिमल कहलाएगा। ठीक है बेटा, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अगर एग्जांपल की बात करें तो बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना लिए गए, जैसे रैट, रैबिट, पिग, शीप्स, काउस, फिश। ठीक है बेटा, बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए गए हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, एक बार नीट में पूछा भी है, इसमें सबसे ज्यादा कौन सा होता है? ठीक है, तो 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल आर माइस। 95% क्या होते हैं इसमें? माइस होते हैं। जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल है उसमें 95% क्या होता है? हमारा माइस होता है। ठीक है बेटा, अब इसकी बात करेंगे कि ट्रांसजेनिक एनिमल के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, कौन कौन से फायदे हैं ट्रांसजेनिक एनिमल के। ठीक है बेटा, तो पहला आप लोग के एनसीईआरटी में दिया है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ट्रांसजेनिक एनिमल्स के सहायता से हम लोग किसी जीन की नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को समझ सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप किसी जीन की स्टडी करना चाहते हो तो ह्यूमन के अंदर उस जीन को इंसर्ट करके स्टडी करना उतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ह्यूमन के ऊपर स्टडी उतना आसान नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी जीन को मान लो किसी एनिमल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, अब मान लो ये हमारा एनिमल है, इसके अंदर हमने कोई फॉरेन जीन को इंसर्ट कर दिया, अब ये हमारा ट्रांसजेनिक एनिमल है, तो अब उस जीन का नॉर्मल फिजियोलॉजी पे क्या इफेक्ट है, क्या कैसे वो डेवलपमेंट में क्या इफेक्ट डालता है, ये सारी स्टडी हम इस एनिमल के ऊपर कर लेंगे। ठीक है बेटा, एनिमल के ऊपर। अब इस चूहे के अंदर हम लोग फॉरेन जीन इंसर्ट भी कर देंगे तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, तो इस पे हम लोग आसानी से स्टडी कर सकते हैं। तो हम लोग पहला क्या बेनिफिट है, कोई भी जीन इंसर्ट करके उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को स्टडी कर सकते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल कैन बी यूज फॉर स्टडी ऑफ हाउ जीन आर रेगुलेटेड। ट्रांसजेनिक एनिमल का हम लोग यूज करते हैं कैसे जीन रेगुलेट होता है। ठीक है, एंड अफेक्ट नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी, और वो जीन कैसे बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को इफेक्ट कर रहा है, एंड इट्स डेवलपमेंट, और उसके डेवलपमेंट को। ठीक है बेटा, तो ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज हम लोग नॉर्मल फिजियोलॉजी को जानने में और उस जीन का इफेक्ट क्या है डेवलपमेंट के ऊपर, इन सारी चीजों में करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। हम लोग क्या करते हैं, मान लो कोई इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है, उसकी जीन को क्या करेंगे, किसी एनिमल के अंदर डाल देंगे। ठीक है बेटा, अब हम लोग उसको देखेंगे कि वो किस तरीके से रेगुलेट करती है बॉडी को और नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी पे क्या इफेक्ट है उसके। ठीक है, डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट है, तो ये सारी चीजें हम लोग स्टडी कर सकते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं। चलो बेटा, आगे की बात करते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज हम लोग करते हैं स्टडी ऑफ डिजीज में। ठीक है, डिजीज की स्टडी करने में भी। टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल्स मतलब एनिमल्स exist for many human disease such as cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis, Alzheimer's। ठीक है बेटा, तो हम लोग क्या करते हैं, जो डिजीज कॉजिंग जीन्स है उनको हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ह्यूमन के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। ट्रांसजेनिक एनिमल कुछ बोलेगा नहीं, उसके अंदर डाल के ये सारे डिजीज के जीन डाल देते हैं, कैंसर के, सिस्टिक फाइब्रोसिस के, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के, अल्जाइमर्स के, और फिर उस ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे उनके इफेक्ट की स्टडी करते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्या है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। ट्रांसजेनिक एनिमल से आजकल हम लोग बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन कर रहे हैं। हम लोग जो भी हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी जीन को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल में डाल देंगे। ठीक है बेटा, अब वो प्रोडक्ट हम लोग क्या करेंगे, उस एनिमल से प्राप्त करेंगे। इसका एक एग्जाम्पल है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। ठीक है बेटा, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की जीन हम लोगों ने ट्रांसजेनिक सिप में, है ना, सिप के अंदर इंट्रोड्यूस कर दी। अब सिप हो गई हमारी ट्रांसजेनिक,
और इस अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का अब ये प्रोडक्शन करेगी, ठीक है बेटा। तो ये यूज क्यों किया जाता है? इट इज यूज टू ट्रीट एम्फाइसीमा, ये एक डिजीज होती है लंग्स की, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं हम लोग अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का, ठीक है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की जो जीन थी उसको हम लोगों ने सिप के अंदर ट्रांसफर कर दिया और फिर ये सिप से हम लोग प्राप्त करते हैं और इसका यूज करते हैं ट्रीटमेंट में एम्फाइसीमा के। किसके ट्रीटमेंट में? एम्फाइसीमा। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का यूज करते हैं हम लोग एम्फाइसीमा को ट्रीट करने में। सिमिलर अटेम्प्ट इसी तरीके से हम लोग कुछ ट्रीटमेंट अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का करते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया में भी और सिस्टिक फाइब्रोसिस में। तो इसी तरीके से हम लोग अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का जो इस्तेमाल है वो फिनाइल कीटोन्यूरिया को और सिस्टिक फाइब्रोसिस को भी ठीक करने में करते हैं। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप लोग से पूछा जाए तो कौन सा है? एम्फाइसीमा, ठीक है। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का ये यूज हो गया, ठीक है बेटा। इसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया? ह्यूमन के अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, ठीक है बेटा, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन की जीन को क्या कर दिया? काऊ के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। प्रोड्यूस फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ, ठीक है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक जो काऊ बनाई उसका नाम था रोजी। क्या नाम था? रोजी। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ का नाम था रोजी। कब बनाई गई? 1997 में। क्या किया हम लोगों ने? काऊ के अंदर कौन सा जीन इंट्रोड्यूस किया? ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। ह्यूमन का अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन का जीन हम लोगों ने, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ का नाम है रोजी, इसके अंदर हम लोगों ने ह्यूमन का अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन जीन डाल दिया 1997 में। अब क्या होगा? ये जो मिल्क प्रोड्यूस करेगी उसके अंदर ये प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा। प्रोड्यूस प्रोटीन इन रिच मिल्क कंटेन ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, ठीक है बेटा। अगर पूछा जाए कितना होता है? 2.4 ग्राम पर लीटर। 2.4 ग्राम पर लीटर होता है, ठीक है। इसका अमाउंट 1 लीटर के अंदर 2.4 ग्राम, ठीक है बेटा। अब इससे क्या होगा? न्यूट्रिशनल मोर बैलेंस। ये नॉर्मल काऊ के मिल्क से क्या होगा? न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस है, ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, क्योंकि इसके अंदर ह्यूमन के प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये ह्यूमन बेबीज के लिए नॉर्मल काऊ मिल्क से ज़्यादा अच्छा है, ठीक है बेटा। न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काऊ, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान रखना। अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं। चलो बेटा अब आगे की बात करते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज हम लोग करते हैं वैक्सीन के सेफ्टी में भी यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं? हम लोग किसी ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर पहले क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। कैसे? वैक्सीन की सेफ्टी को पता लगाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट ह्यूमन को कोई भी वैक्सीन बनाने के बाद नहीं लगा देते, उसका पहले क्लिनिकल ट्रायल्स हम लोग क्या करते हैं? एनिमल्स के ऊपर। और जो एनिमल यूज करते हैं वो हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है बेटा। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? वैक्सीन के सेफ्टी का ट्रायल करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं। जब वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है तभी हम लोग उसके ऊपर ह्यूमन के ऊपर ट्रायल करते हैं, ठीक है। तो वैक्सीन की सेफ्टी को पता करने के लिए हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं। ट्रांसजेनिक जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसजेनिक माइस यूज टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन, एग्जांपल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक जो माइस होते हैं हमारे, उनका यूज किया गया था पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी को पता लगाने के लिए, ठीक है बेटा। अब इसी में नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, ठीक है बेटा। अब हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं किसी केमिकल के, मान लो कोई प्रोडक्ट बनाए, कोई केमिकल बनाए, तो उसका यूज हम लोग पहले ह्यूमन के ऊपर नहीं करते, ठीक है। उसका यूज पहले हम लोग क्या करते हैं? एनिमल्स के ऊपर, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर यूज करते हैं। दिस इज नोन एज टॉक्सिसिटी या सेफ्टी टेस्टिंग। इसको हम लोग टॉक्सिसिटी या सेफ्टी टेस्टिंग बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं? अगर हम लोग मान लो कोई माइस लिए, ठीक है, वो नॉर्मल माइस है, उसके ऊपर किसी केमिकल का यूज करेंगे तो उसका इम्यून सिस्टम उसको बचा लेगा, ठीक है। तो हम लोग उसका ऐसा ट्रांसजेनिक माइस बनाते हैं जिसका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हो, जिसके अंदर अगर हम लोग इस सब्सटेंस का यूज करें, टेस्ट करें, तो तुरंत ही वो क्या करे? सिम्टम हमें प्रोड्यूस करके दे दे, ठीक है बेटा। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी जीन विच मेक देम मोर सेंसिटिव। हम लोग इनका इम्यून सिस्टम वीक कर देते हैं, हम लोग कुछ ऐसे जीन को ट्रांसफर करते हैं जिससे इनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो ये लोग कोई भी केमिकल टॉक्सिक जो भी सब्सटेंस जिसका हम लोग ट्रायल करना चाहते हैं उसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और तुरंत हमें रिजल्ट मिल जाते हैं टू टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है बेटा। ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए देन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल। नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल से जो ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं उनको हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं कि वो केमिकल जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उनके लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग
केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग कर लेते हैं। कोई भी प्रोडक्ट अगर हमें बनाया है उसकी टॉक्सिसिटी है कि नहीं, वो पहले हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल के ऊपर चेक कर लेते हैं। तो ये आप लोग की बात खत्म हो गई ट्रांसजेनिक एनिमल की। ठीक है बेटा, अब आगे की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।